मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा कर चुके हैं और स्टेट में पार्ट 1 में हम पहले ही चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 रैखिक सहसंबंध, रैखिक नियत संबंध और सामायिक श्रेणी, ये तीनों चैप्टर हम पहले से सीख चुके हैं और हम काफ़ी लंबे समय बाद हमने फिर से स्टेट में पार्ट 1 सूचकांक ये हमने कल स्टार्ट किया है, जिसमें कल के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचकांक क्या होता है यानी उसका अर्थ, आधार वर्ष का अर्थ, चालू वर्ष का अर्थ, आधार वर्ष के चयन की विधि और साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण सूत्र, अचल आधार की विधि से सूचकांक और परम्परित आधार की विधि से सूचकांक, वो उसका सूत्र मैंने आपको सिखाया था और स्वाध्याय 1.1 हमने पूरा कर लिया था। तो एक बार मैं वो सूत्र रिपीट कर दे रहा हूँ। अचल आधार की विधि से जो सूचकांक था, चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। परंपरित आधार की विधि से जो सूचकांक था उसका सूत्र था चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। ध्यान ये रखना है कि आधार वर्ष के बारे में आपको प्रश्न में उल्लेख किया होगा। अगर बाई चांस आधार वर्ष का उल्लेख नहीं किया होगा तो आप पहले वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष का मूल्य मान सकते हैं। साथ ही साथ औसत आधार की विधि से अचल आधार का सूचकांक निकालना था, तो उसमें जिन जिन वर्षों के बारे में कहा होगा उन वर्षों के मूल्यों को आपको जोड़ना है और जितने भी वर्ष होंगे, अगर 3 वर्ष होंगे तो आपको 3 से भाग लगाकर औसत आधार मूल्य, अगर 2 वर्ष है तो दोनों वर्षों के मूल्यों को जोड़कर आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको औसत आधार मूल्य मिल जाएगा और फिर उसे भी अचल आधार के सूचकांक की तरह ही चालू वर्ष का मूल्य बटे में औसत आधार मूल्य गुणे 100 इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने कल दोस्तों सूचकांक क्या होता है, सूचकांक का अर्थ, आधार वर्ष का अर्थ, चालू वर्ष का अर्थ, आधार वर्ष के चयन की 2 विधि यानी अचल आधार की विधि और परंपरित आधार की विधि, दोनों विधि का सूत्र और स्वाध्याय 1.1 पूरा कर लिया है। आज के वीडियो में दोस्तों 1.2 हमारा जो नया सिलेबस है, कोविड-19 की वजह से जो हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके अनुसार हमें 1.2 स्वाध्याय 1.2 नहीं पढ़ना है। स्वाध्याय 1.3 और 1.4 को सीखने के लिए उससे संबंधित जो सूत्र है वो आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय 1.3 और 1.4 के लिए सूत्र। तो सबसे पहला सूत्र है लास्ट पीयर का सूचकांक। लास्ट पीयर का सूचकांक, पाश्चे का सूचकांक और फिशर का सूचकांक। दोस्तों ये बड़े क्वेश्चन में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें इस विधि से आपको सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो पहला वाला है लास्ट पीयर का सूचकांक, जिसे संकेत में आप IL लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने कल बताया था सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। अब लास्ट पीयर का सूचकांक है इसलिए उसे क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ लास्ट पीयर। क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ लास्ट पीयर, यानी किससे दर्शाएंगे उसे हम IL से दर्शाएंगे। तो मैंने लिख दिया है लास्ट पीयर का सूचकांक IL, जिसका सूत्र होता है IL बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। याद रखने का एक तरीका है IL बराबर 1000। याद रखने का क्या तरीका है, IL बराबर 1000। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको ये तीनों सूत्र होने के बाद बताऊंगा। दूसरा है पाश्चे का सूचकांक। पहला क्या था, लास्ट पीयर का सूचकांक, जिसका सूत्र था IL बराबर P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। और दूसरा है पाश्चे का सूचकांक, जिसे हम संकेत में कहते हैं IP, इंडेक्स ऑफ पाश्चे। उसका फॉर्मूला है IP बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और इसका याद रखने का तरीका क्या है, IP बराबर 1101। इसका तरीका क्या है, IP बराबर 1101। अभी मैं उसको बताऊंगा कि कैसे आप उसको यूज करना है। तीसरा है फिशर का सूचकांक, जिसे संकेत में हम बोलते हैं IF, इंडेक्स ऑफ फिशर। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि फिशर के सूचकांक को ही आदर्श सूचकांक कहा जाता है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि आदर्श सूचकांक कौन सा है, तो फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये भी प्रश्न है कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है, तो उसका भी उत्तर सुन लीजिए आप। फिशर का सूचकांक यह लास्ट पीयर और पाश्चे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। फिशर का सूचकांक यह लास्ट पीयर और पाश्चे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है, इसलिए फिशर के सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक कहते हैं।
और गुणोत्तर माध्य जो है वो माध्यों में सबसे श्रेष्ठ माध्य है, इसलिए फिशर का सूचकांक को हम क्या कहते हैं, आदर्श सूचकांक, क्योंकि वह लास्पियर और पाश्चे का गुणोत्तर माध्य है। उसका सूत्र क्या है दोस्तों, तो IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP, यानी IL और IP का गुना करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, IF मिल जाएगा। और कभी अगर आपको डायरेक्ट खाली सिर्फ फिशर का सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा हो या सिर्फ कहा हो आदर्श सूचकांक ज्ञात करना है, तब आपको IL और IP ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी IF ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कॉलम तो आपको उतने बनाने ही होंगे। लेकिन तब आप डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तब आप सूत्र में ये जो IL IP दिखाई दे रहा है सिग्मा, वो यहाँ पे लिख देना है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और वर्गमूल के बाहर गुणे 100। तो अगर बाई चांस कभी प्रश्न में सिर्फ आपको फिशर का सूचकांक निकालने के लिए कहा हो या डायरेक्ट कहा हो कि आदर्श सूचकांक प्राप्त कीजिए, तब अगर आप IL IP नहीं भी निकालेंगे, डायरेक्ट आप IF निकालेंगे, तो उसके लिए ये सूत्र लगेगा। लेकिन हाँ, कॉलम तो आपको उतने ही बनाने होंगे जितने पहले बनाने होते थे, यानी P1 Q0 का, P1 Q1 का, P0 Q0 का और P0 Q1 का, ऐसे 4 अलग अलग कॉलम आपको बनाने होंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया होगा दोस्तों, प्रश्न में वस्तु दिया होगा और 2 बार मूल्य दिया होगा और 2 बार मात्रा दिया होगा। तो 2 बार कौन सा मूल्य दिया होगा, तो आधार वर्ष का मूल्य दिया होगा और चालू वर्ष का मूल्य दिया होगा। साथ ही साथ में आधार वर्ष का मात्रा और चालू वर्ष का मात्रा दिया होगा। ये जो आप देख रहे हैं P0, P1, Q0, Q1, ये क्या है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ लिखा है P0 बराबर आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष चालू वर्ष क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि जो 2 अलग अलग वर्ष दिए होंगे उसमें से जो पहला वाला वर्ष होगा वो आधार वर्ष कहलाएगा और जो बाद वाला वर्ष होगा वो चालू वर्ष कहलाएगा। एज ए एग्जाम्पल, जैसे 2015 और 2017 है, तो 2015 आधार वर्ष कहलाएगा और 2017 चालू वर्ष कहलाएगा। या 2018 और 2020 है, तो 2018 जो है वो आधार वर्ष कहलाएगा और 2020 जो है वो चालू वर्ष कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो पहले का वर्ष है वो आधार वर्ष कहलाएगा और जो बाद वाला वर्ष है वो चालू वर्ष कहलाएगा। तो अगर P0 बराबर क्या होगा, तो P0 बराबर आधार वर्ष का मूल्य, P यानी होता है प्राइस, तो मूल्य को हम P से दर्शाते हैं और अगर वो आधार वर्ष का मूल्य है तो उसे क्या कहना है आपको, P0। अगर वो चालू वर्ष का मूल्य है तो उसे कहना है आपको P1। आधार वर्ष का मात्रा, मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, इसलिए उसे Q से दर्शाते हैं। तो अगर आधार वर्ष का मात्रा है तो उसे क्या कहेंगे, Q0, और अगर चालू वर्ष का मात्रा है तो उसे हम कहेंगे Q1। तो याद रखिएगा, आधार वर्ष का होगा तो 0 वाला और चालू वर्ष का होगा तो 1 वाला। तो अगर मूल्य दिया होगा आधार वर्ष का तो P0, चालू वर्ष का मूल्य दिया होगा तो P1, आधार वर्ष का मात्रा दिया होगा तो Q0 और चालू वर्ष का मात्रा दिया होगा तो Q1। अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि हमने जो IL IP के लिए जो फॉर्मूला लिखा है, याद रखने का एक तरीका लिखा है कि IL बराबर 1000, IP बराबर 1101। तो इसका क्या मतलब है, इसकी सहायता से हम कैसे आसानी से IL और IP के सूत्र को याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते, हमेशा के लिए वो हमें याद हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे दोनों सूत्रों को, तो दोनों सूत्रों में आपको दिखाई देगा कॉमन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों सूत्रों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगा, सिग्मा PQ गुणे 100। दूसरे वाले में भी सिग्मा PQ गुणे 100। ये जितना मैंने अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर उतना दोनों में कॉमन दिखाई देगा, IL में भी और IP में भी। ऊपर PQ नीचे भी PQ गुणे 100, उसमें भी मैंने लिख दिया ऊपर PQ नीचे PQ गुणे 100। अब मैंने क्या बताया तरीका आपको, IL बराबर 1000, जैसे ही हम 1000 लिखेंगे IL का सूत्र बन जाएगा और IP बराबर लिखेंगे 1101, वैसे तुरंत IP का सूत्र बन जाएगा। तो कैसे, तो IL का तरीका क्या बताया, 1000, तो 1000 1000, जैसे ही हमने 1000 लिखा क्या हो गया, वो IL हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आपको ऊपर PQ लिखना है नीचे भी PQ लिखना है, बस आपको हमेशा और गुणे 100 करना है, ऊपर PQ नीचे भी P और Q और गुणे 100 दोनों में। जैसे ही आप 1000 लिखोगे तो आपका IL का सूत्र हो जाएगा और जैसे ही 1101 यानी 1101, जैसे ही आप 1101 लिखोगे तो आप देख सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा, वो IP का सूत्र हो जाएगा। तो लंबे समय तक कभी ना भूल सको, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताया है आपको कि IL बराबर 1000 और IP बराबर 1101। तो इसकी सहायता से हमेशा के लिए आप IL और IP का सूत्र याद कर सकते हो। आगे देखते हैं, जीवन निर्वाह का सूचकांक, पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक, भारी सामूहिक विधि से सूचकांक और सामान्य सूचकांक। बहुत सारे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जीवन निर्वाह का सूचकांक, पारिवारिक बजट जिसको हम पारिवारिक अंदाज पत्र भी कह सकते हैं
की विधि से सूचकांक, भारित सामूहिक विधि से सूचकांक या सामान्य सूचकांक। नाम बहुत सारे हैं लेकिन सबका सूत्र एक ही है। तो प्रश्न में इनमें से कोई भी नाम दिया होगा, चाहे जीवन निर्वाह का सूचकांक निकालने के लिए कहा हो, चाहे पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक निकालने के लिए कहा हो, या भारित सामूहिक विधि से सूचकांक निकालने के लिए कहा हो, या सामान्य सूचकांक निकालने के लिए कहा हो, चारों नाम में आपको सूत्र एक ही है, I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। यानी इन चारों में से कोई भी सूत्र होगा उनका सूत्र यही होगा कि I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। अब वहां पे I क्या है और W क्या है वो जानते हैं। तो जहां I बराबर मूल्यानुपात प्रतिशत, I क्या कहलाएगा, मूल्यानुपात प्रतिशत या सूचकांक। आपको प्रश्न में अगर मूल्यानुपात प्रतिशत या सूचकांक लिखा होगा तो उसे आप डायरेक्ट I नाम दे सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपको मूल्यानुपात प्रतिशत या सूचकांक नहीं दिया हो, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा होगा, तब आपको डायरेक्ट आई लिखकर या मूल्यानुपात प्रतिशत या सूचकांक लिखकर नहीं दिया होगा, उस समय आपको फाइंड करना होगा, खोजना होगा। तब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो I बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100। अलग अलग वस्तुओं के लिए जो चालू वर्ष का मूल्य दिया होगा उसको आधार वर्ष के मूल्य से हम भाग लगाएंगे और 100 से गुना करेंगे, तो अलग अलग वस्तुओं के लिए हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। उसी तरह से W किसे कहते हैं, तो भार। अभी तक आप जानते हैं कि भार को हम W कहते हैं, लेकिन दोस्तों भार के अलावा महत्व, आप अपने किस खर्च को कितना महत्व दे रहे हो। आप जैसे कोई विषय पढ़ रहे हो तो किस विषय को कितना महत्व दे रहे हो। महत्व देना का मतलब भी होता है भार देना। तो भार, महत्व या कुल खर्च का प्रतिशत, ये तीनों में से कोई भी वर्ड होगा तो वो W कहलाएगा। हम अभी तक यही जानते हैं कि भार को ही W कहते हैं, ऐसा नहीं है। भार भी लिखा होगा तो भी वो W कहलाएगा, महत्व लिखा होगा तो भी W कहलाएगा, और कुल खर्च का प्रतिशत अगर सवाल में दिया होगा तो भी वो W कहलाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं दिया होगा, इसका मतलब कि आपको सवाल में W नहीं दिया हुआ है, आपको W ज्ञात करना है, खोजना है, प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होगा तो कैसे प्राप्त करेंगे, P0 इंटू Q0। आधार वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष की मात्रा से गुना करेंगे, P0 का गुना Q0 से करेंगे तो आपको W मिल जाएगा। और जब I और W मिल जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो IW कहलाएगा, और उसको सिग्मा W से भाग लगाएंगे तो आपको चाहे वो जीवन निर्वाह का सूचकांक हो, भारी सामूहिक विधि से सूचकांक हो, पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक हो, या सामान्य सूचकांक हो, चारों में से कोई भी होगा तो उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद लास्ट एक पांचवा, कुल खर्च की विधि से सूचकांक। कौन सी विधि से, कुल खर्च की विधि से सूचकांक। कुल खर्च की विधि से सूचकांक में दोस्तों दो अलग अलग मेथड है, A और B। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुल खर्च की विधि से सूचकांक जब भी आपको निकालने के लिए कहा होगा तो आपको प्रश्न में ये जो चार चीजें दिखाई दे रही है, इन चार चीजों में से तीन चीजें दी होगी। कुल खर्च की विधि से सूचकांक निकालने के लिए जब भी आपको प्रश्न में कहा होगा तब आपको आधार वर्ष का मूल्य और चालू वर्ष का मूल्य ये कंपलसरी दिया होगा। लेकिन मात्रा जो दो होती है, आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा, उसमें से कोई एक ही दिया होगा। कुल खर्च की विधि से सूचकांक में मूल्य दोनों दिया होगा, यानी आधार वर्ष का मूल्य यानी P0 भी दिया होगा और चालू वर्ष का मूल्य यानी P1 भी दिया होगा। लेकिन मात्रा जो दो होती है, आधार वर्ष की मात्रा Q0 और चालू वर्ष की मात्रा Q1, उन दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। या तो आधार वर्ष का मात्रा Q0 दिया होगा या तो फिर चालू वर्ष का मात्रा Q1 दिया होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग A और B, पांचवे का A और पांचवे का B, ऐसे दो अलग अलग डिवाइड किया है। तो उसमें पहला ऑप्शन A, यदि आधार वर्ष का मात्रा Q0 दिया हो तब, वो जो दो ऑप्शन बताया उसमें पहला ऑप्शन कि अगर दोनों P0 और P1 के अलावा आधार वर्ष का मात्रा Q0 दिया हो तब क्या करेंगे, तब I बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब इतना लंबा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सूत्र मैंने लिखा है कि I बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, वो किसका सूत्र है, IL का सूत्र है। तो सिर्फ आप इतना भी याद रख सकते हैं कि कुल खर्च की विधि में अगर आधार वर्ष का मात्रा Q0 दिया हो तब I बराबर IL। आप कितना याद रख सकते हैं, सिर्फ आपको कितना याद रखना है कि कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करते समय यदि आधार वर्ष का मात्रा दिया हो, Q0 दिया हो, तब I बराबर IL। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि I बराबर IL, तो IL का सूत्र आप पहले से ही याद कर चुके हैं 1000 वाले सूत्र के हिसाब से, शॉर्टकट तरीके से, तो वो आप लिख सकते हैं। उसी तरह से B, यदि चालू वर्ष का मात्रा Q1 दिया हो, यानी आधार वर्ष का मात्रा न दिया हो, बदले में क्या दिया हो, चालू वर्ष का मात्रा Q1 दिया हो, तो Q1 दिया हो तो I बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका सूत्र है, IP का सूत्र है।
तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आधार वर्ष का मात्रा दिया होगा तो IL और चालू वर्ष का मात्रा दिया होगा तो IP। कौन सी विधि में? कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करते समय। तो आज हमने लगभग इस पाठ के सभी सूत्रों को सीख लिया है, क्योंकि 1.3 और 1.4 के बाद स्वाध्याय 1 आएगा, जिसमें हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 सूत्र सीखने होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक हमने लोगों ने 7 सूत्र सीख लिया है। 5 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो आज हम 1.3 स्वाध्याय 1.3 और स्वाध्याय 1.4 को सीखने के लिए सीख रहे हैं। और इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपको स्वाध्याय 1.1 के लिए 2 सूत्र, अचल आधार की विधि का सूचकांक और परम्परित आधार की विधि का सूचकांक, ये 2 सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। हो सकेगा तो पिछले वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग उसे भी देख लीजिएगा। और आज के वीडियो का जो सूत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग इतने सूत्रों को सीखने के बाद हमारा ये पाठ एक पूरा हो सकता है। और आज के वीडियो में जो सूत्र मैंने आपको बताया है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं। इसके लिए आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम स्वाध्याय 1.3 और 1.4 को करेंगे। थैंक यू सो मच।